Good morning, class 7th students. Welcome back to your English literature classes. Okay. So class 7th हम लोग बच्चों क्या पढ़ रहे हैं? लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं इन इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है. और लेसन नंबर 6 का नेम क्या था? अ न्यू बिगिनिंग. ठीक है. और हम लोगों ने ऑलमोस्ट इस लेसन को ख़त्म कर लिया है. बस थोड़ा सा पोर्शन बचा रह गया है ना, 1 पेजेस अप्रॉक्सीमेटली. और उसको आज हम लोग कंप्लीट करके आज इस लेसन का जिस्ट समझेंगे एंड समझेंगे कि आखिर में डॉन्टे के साथ होता है क्या है. तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो डॉन्टे हैं, अब ये इस टाइम पे जब चिल्लाते हैं तो इनको लोग सुन लेते हैं, है ना, और देख भी लेते हैं. फिर उसके बाद जो वेसल होता है वो भी इन्हीं की तरफ आ रहा होता है. तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? ये वाले पेज पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th पैराग्राफ तक पढ़ लिया था. अभी हम लोग को कहाँ से पढ़ना है? इन इंस्टेंट. हम लोग को पढ़ना है यहाँ से, ये वाले पे से. चलो सारे बच्चे पेज नंबर 32 पे आ जाएंगे. हम लोग शुरू करने वाले हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th पैराग्राफ. क्या लिखा है? An instant after the boat rowed by 2 men advanced rapidly towards him. तो क्या होता है? अचानक से इनके तरफ एक नाव आती है जिसको तो बच्चों को क्या देखते हैं अभी? At instant after the boat rowed by 2 men advanced rapidly towards him. तो क्या देखते हैं? एट इंस्टेंट मतलब उसी टाइम पे. उसी टाइम पे क्या होता है? आफ्टर द बोट रोड बाय 2 men, मतलब 2 लोग रहते हैं जो कि एक नाव को चलाते हुए आते हैं, खेते हुए. एडवांस रैपिडली टुवर्ड्स हिम, उन्हीं की तरफ वो लोग आते हैं. डॉन्टीज लेट गो ऑफ द टिम्बर विच ही नाउ थॉट टू बी यूजलेस एंड स्वैम विगरसली टू मीट देम. अब क्या होता है ना कि जब हमारे सामने, जैसे आपके प्लेट में अगर हम पनीर की सब्ज़ी रख दें और पालक का साग रख दें, सवेरे पालक का साग रख दिया और आपसे कह दिया कि बेटा पालक आपको परोस के सामने रख दिया और हमने कह दिया कि बेटा पनीर की सब्ज़ी है, पनीर भी खाओगे क्या? तुम क्या करोगे? पालक की सब्ज़ी उठा के कह रहे इसको उठा उठा बस पनीर ला के दे दो. वही कहानी इनकी थी. अभी तक जो इनके हाथ में जो वुडन आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या था वो? टिम्बर. वो इनके लिए अभी वही सबसे भारी चीज़ थी. उसी के बचाव से वो बच पाए थे. अभी जैसे ही वो 2 लोगों को देखते हैं, उसको टिम्बर को उठा के फेंक देते हैं और उन लोगों से मिलने के लिए अपना हाथ इधर उधर करने लगते हैं. तो क्या लिखा है? विच नाउ थॉट टू बी यूजलेस. इनको लगता है कि टिम्बर अब क्या है? यूजलेस है. एंड स्वैम विगरसली, और तेजी तेजी से तैर के जाते हैं. विगरसली बहुत तेज़ी से तैर के जाते हैं ताकि उन लोगों से ये मिल सके. But he had reckoned too much upon his strength, and then he realized how serviceable the timber had been to him. फिर अचानक से इनको लगता है कि इनके पास एकदम मजबूती नहीं बची थी, बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, इनके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी. और फिर इनको रियलाइज़ होता है कि अभी भी वो टिम्बर जो है, जो इनके हाथ में होता है, कितना इनके लिए वो हेल्पफुल है उनको वो दोनों लोगों के तक पहुँचाने तक. His arms became stiff, his legs lost their flexibility and he was almost breathless. उनके जो हाथ थे, आर्म्स जो थे, वो बिल्कुल एकदम जकड़ गए थे, दर्द के मारे वो कराह रहे थे. उनकी जो लेग्स थी, उनकी वो फ्लेक्सिबिलिटी लॉस्ट कर गई थी, मतलब वो बिल्कुल भी उनमें स्ट्रेंथ नहीं बची रह गई थी. और वो ब्रेथलेस हो गए थे, मतलब वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे. उनकी ये कंडीशन हो गई थी, मतलब एकदम मरने की कंडीशन में हो गए थे. फिर भी वो चिल्लाए. ही शाउटेड अगेन, बहुत उन्होंने ज़ोर लगा के चिल्लाया. द 2 sailors redoubled their efforts. अब देखो भगवान उनको किस तरीके से वो 2 sailors को भेजे इनको बचाने के लिए. सेलर्स जो थे वो और दुगनी मेहनत करते हैं ताकि वो जल्दी पहुंच सके उनके पास. एंड वन ऑफ देम क्राइड इन इटालियन, और एक जो उसमें का सेलर होता है वो एक बार इटालियन लैंग्वेज में चिल्लाता है, करेज, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हम लोग बस पहुँच ही रहे हैं. देखो ये दोनों लोग पहुंच गए. फोटो में फोटोज़ कितनी अच्छी हैं ना आपकी किताब की. चलो. The word reached his ear as a wave
which he no longer had the strength to surmount passed over his head. तो जो उन सेलर्स में से एक सेलर की आवाज़ आई थी करेज, वो शब्द की आवाज़ इनके कानों तक पहुंचती है जैसे कि एक वेव की आवाज़ हो, क्योंकि इनके पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि ये मतलब इनका दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था कि लोगों की बात तक ये सुन पाए। तो इनको बस ऐसे लगता है कि वेव की तरीके से वो आवाज़ आ रही है, विच ही नो लॉन्गर हैड द स्ट्रेंथ टू सरमाउंट पास्ड ओवर हिज हेड। और चूंकि इनके पास एकदम स्ट्रेंथ नहीं बची रह गई थी तो उनके दिमाग के ऊपर से चला गया। He rose again to the surface, struggled with the last desperate effort of a drowning man, uttered a thrilled cry and felt himself sinking. फिर ये धीरे से पानी से बहुत मुश्किल से पानी से निकलते हैं और ये अपनी अंतिम मेहनत करते हैं। अगर ये इस टाइम मतलब ये लगता है इनको कि मेरे ये लास्ट मेहनत है बचने की, अगर मैं अब नहीं बच पाया तो मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चौथी बार चिल्लाऊंगा और अब मेरा अंत सुनिश्चित है। ही रोज अगेन टू द सर्फेस, वो फिर धीरे से मतलब बहुत मेहनत से वो बाहर निकलते हैं। स्ट्रगल्ड, मेहनत करते हैं विद द लास्ट डेस्परेट एफर्ट ऑफ अ ड्राउनिंग मैन। जिस प्रकार से आदमी जब डूबने वाला होता है तो अंत में वो जो मेहनत करता है अपनी पूरी जी जान लगा करके वो मेहनत से अटर्ड अ थर्ड क्राई, चिल्लाते हैं तीसरी बार। एंड फेल्ट हिमसेल्फ सिंकिंग, और इनको ये लगता है कि मैं तो अब बस डूबने वाला हूँ, मेरी तो अब भगवान नैया पार नहीं लगाएंगे, वो तो अब हमको डुबा के ही मानेंगे। The water passed over his head, ठीक है, जो पानी होता है उनके सर पे से वो बहने लगता है। And the sky turned grey, और अब क्या होने लगा, आसमान ग्रे कलर का होने लगा, मतलब सूरज अब ढलने लगा, शाम होने लगी। A convulsive moment again brought him to the surface, लेकिन एक कन्वल्सिव मोमेंट अगेन ब्रॉट हिम टू द सर्फेस, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत, चूँकि वो थर्ड टाइम उन्होंने बहुत मेहनत की थी ना अपने आप को पानी से बाहर निकालने की, तो वो उनके सर्फेस पे वो आ गए थे उस मेहनत की वजह से। ही फेल्ट हिमसेल्फ सीज्ड बाय द हेयर, उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने बालों से मुझे पकड़ा है। ही फेल्ट हिमसेल्फ सीज्ड बाय द हेयर, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरे बालों को किसी ने पकड़ा है। देन ही सॉ एंड हर्ड नथिंग, फिर उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता और कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। ही हैड फेंटेड, और वो बेहोश हो गए रहते हैं, ठीक है। व्हेन ही ओपनड हिज आइज, जब उनकी आंखें खुलती हैं, डेंस फाउंड हिमसेल्फ ऑन द डेक ऑफ द वेसल, जब उनकी आंखें खुलती हैं, जब उनको होश आता है तो वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, अपने आप को वेसल के डेक पे पाते हैं, मतलब नाव के भीतर पाते हैं। His first care was to see what course they were taking. सबसे पहले वो इसी बात से परेशान रहते हैं कि किस रास्ते ये दोनों हमको लेकर के जा रहते हैं, क्योंकि उनको तो इस बात का डर रहता है कि मैं तो जहाँ से आया हूँ मुझे तो वापस उसी जेल में ये लोग पहुँचा देंगे, मैं इतनी मेहनत से यहाँ पे आया हूँ बचने के लिए, वो सारी मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे पहले वो यही देखते हैं कि किस रास्ते ये मुझे दोनों लेकर के जा रहे हैं। जैसे उनको होश आता है वैसे ये बात वो देखते हैं। They were rapidly leaving the chateau d'If behind. Dantes was so exhausted that the exclamation of joy he uttered was mistaken for a sigh. तो they were rapidly leaving the chateau d'If behind. तो जो chateau जो आइलैंड होता है, मतलब जो जहाँ पे जेल रहता है, जहाँ पे इनको बंदी बनाया गया रहता है, वो आइलैंड को ये लोग छोड़ करके जा रहे होते हैं, मतलब ये वापस से दोबारा उस आइलैंड पे नहीं जाते हैं। और डेंटिस इतने एग्जॉस्टेड थे, मतलब वो इनकी बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे कि इनको खुशी तो बहुत हुई, अरे मैं तो बच गया, मैं तो जहाँ से निकलना चाहता मैं वहाँ से निकल गया। दैट द एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय ही अटल, और वो खुशी के मारे जो भी बोले, लेकिन इनकी इतनी हालत ख़राब थी कि खुशी के मारे वो जो भी बोले वो बस एक अनसुनी तरीके से आवाज़ वो रह गई, मतलब कि बहुत ही वो धीरी सी आवाज़ समझ में आई। लेकिन खुशी में लोग चिल्लाते हैं तो कहाँ कहाँ तक आवाज़ चली जाती है ना, घर के आस पड़ोस के अगल बगल लोग सब लोग सुन लेते हैं, लेकिन ये चिल्लाएं तो बेचारे इनके में इतना दम ही नहीं था कि वो दोनों सेलर्स भी सुन सके, ये अपने आप में ही बुदबुदा करके रह गए। तो ये कहानी थी, अंततः ये बच गए, और इसीलिए इस लेसन का नाम है न्यू बिगिनिंग। इनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। तो बच्चों, आपने इस स्टोरी से क्या मॉरल लेसन लिया? मॉरल लेसन ये है आपका कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति में पड़ जाएं, किसी भी परेशानियों में आप पड़ जाएं, आपको कभी भी धैर्य को
हारना नहीं देना होता है। परसिवरेंस एंड पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, आपको आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आप अपने अंदर धैर्य बना के रखे रहो। ठीक है, कितनी भी बुरी परिस्थिति आपके सामने आ जा रही है, यू शुड बी ब्रेव एनफ टू हैंडल द सिचुएशन, यू शुड बी करेजियस एनफ टू हैंडल द सिचुएशन। आपको मुसीबतों से पीछे मुंह मोड़ करके नहीं जाना है, आपको उन मुसीबतों का सामना करना है। यही तो सोचोगे कि आज मर जाएंगे, आज नहीं तो कल तो मरना ही है, इस पृथ्वी पे कोई अमर तो हो क्या है नहीं है, सबको ज़िंदगी युगों तक तो किसी को जीना नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम आज कोई काम नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको कल मरना है, तो हम कोई भी अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया को फिर कुछ भी दे के नहीं जा पाएंगे। तो चूँकि अब हम आए हैं इस पृथ्वी पर, हमको भगवान ने मनुष्य जीवन में हमें जन्म दिया है, तो हमें ज़रूर अपना कुछ ना कुछ योगदान इस विश्व को देना चाहिए। और ये हम तभी दे पाएंगे जब हमारे अंदर अपने अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, अपने अंदर ब्रेवरी होगी, अपने अंदर पेशेंस होगा, अपने अंदर परसिवरेंस होगा ना, अपने अंदर डेडिकेशन होगा, अपने अंदर मुसीबतों से झेलने का, सामना करने का अपने अंदर साहस होगा। तो ये सब चीज़ें आप डॉन्टे से सीख सकते हो। देखो, एक फ्रेज़ है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है, जो स्वयं अपने आप की मदद करता है ना। अगर आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो इस टाइम पे और कल को राम 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 करो एग्ज़ाम वाले दिन और जाके एग्ज़ाम में बैठ जाओ, तो आपकी कॉपी में कुछ भी आप नहीं लिख पाओगे। भगवान ये जानते हैं कि आपने अपनी मदद नहीं की है, आपने पढ़ा नहीं है, तो भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन वहीं जो दूसरा बच्चा है, अगर वो पढ़ाई करता है साल भर, वो भगवान का नाम खाली ले लेता है, राम 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 नहीं जपता है, और जाके एग्ज़ाम में बैठेगा तो उसको सारे क्वेश्चंस लर्न है, वो सारे क्वेश्चंस को सही आंसर कर लेगा, क्योंकि भगवान ने उसको मदद की है उन आंसर्स को लिखने में। क्योंकि भगवान जानते हैं कि आपने साल भर पढ़ाई की है, तो अगर आपने अपनी मदद की है तभी आपकी भगवान मदद करेंगे। मतलब आपको, अगर आप ही हिम्मत हार के बैठ जाओगे तो भगवान आपकी मदद नहीं करने वाले हैं। तो भगवान सामने हमारे, जैसे कि जिस भगवान का हम पूजा करते हैं वो हमारे सामने नहीं आ जाएंगे, लेकिन वो किसी न किसी दूसरे फॉर्म में हमको मदद ज़रूर भेजेंगे। जैसे कि जो 2 सेलर्स थे, ये भगवान का रूप पकड़ के आया, भगवान का रूप नहीं है, लेकिन भगवान ने इनको भेजा, उनको उसी तरफ भेजा कि जाओ भाई इस बंदे को बचाओ। इस बंदे में बहुत साहस है, इस बंदे को मैंने इतने बुरी परिस्थितियों में डाला, फिर भी ये सारी चीज़ों को झेल करके अभी भी इसके अंदर जीने की इच्छा है, तो इसको बचाओ। तो ये कहानी हुई आपकी कौन सी, लेसन नंबर 6, अ न्यू बिगिनिंग। चलो, तो बच्चों कॉपी का वर्क क्या करोगे, कॉपी में डालोगे लेसन नंबर 6, लिखोगे अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, आप कोई भी फिगर बना लेना, चाहे ये वाली बना लेना है ना, चाहे ये वाला बना लेना, चाहे ये वाला बना लेना, चाहे ये वाला, चारों में से कोई भी एक फिगर बना ली। लास्ट वाला ज़्यादा अच्छा है, अगर ये बना सको तो अच्छे से बना लेना। खूब अच्छे से बड़ी सी फिगर बना के अच्छे से कलर करोगे। और ये जो इन्हांस योर वोकैबुलरी में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वर्ड्स जिसके मीनिंग्स हमने आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम बताया, उसको लिखोगे। ये डार्क ब्लैक वाले को ब्लैक पेन से, ये लाइट ब्लैक वाले को ब्लू पेन से लिखोगे। और एक्सरसाइजेस हम लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में करेंगे, क्वेश्चन और आंसर्स को भी हम लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में करेंगे। तब तक आप क्या करोगे, लेसन नंबर 6 डालोगे, न्यू बिगिनिंग, चैप्टर का नेम, फिगर बनाओगे खूब बढ़िया सा बड़ा सा, और क्वेश्चन और आंसर्स को वोकैबुलरी को करके अपने पास सबमिट करके रखोगे। जब मैं आपको पीडीएफ भेजूँगी तो आप लोग सीको ऐप में मुझे इसको पोस्ट करोगे फ़ोटो क्लिक करके। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। चलो बच्चों, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियोज़ को के नीचे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और थैंक यू क्लास।